गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी पढ़े थे, उसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कनेक्टेड रहा कंसेप्ट तो ज्यादा आसानी से समझ जाता है आपको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज कितने देखे हमने लास्ट लेक्चर में? चार। पहला प्राइस, देन इनकम, देन क्रॉस, लास्ट एडवर्टीजमेंट। प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है कि डिमांड में चेंज कितना होगा क्वांटिटी डिमांडेड में अगर प्राइस में बदलाव हुआ तो। करेक्ट। इनकम इलास्टिसिटी बोलता है डिमांड में कितना चेंज होगा अगर इनकम में बदलाव हुआ तो। तीसरा बोलेगा आपको क्रॉस इलास्टिसिटी, डिमांड में कितना बदलाव होगा अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हुए तो। और लास्ट, डिमांड में कितना चेंज होगा अगर फर्म का एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग चेंज हुआ तो। चार टाइप के इलास्टिसिटी। आर यू क्लियर? हर जगह हम डिमांड पे ही असर देख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला इफेक्ट हर जगह सेम ही है, सिर्फ कॉज मतलब रीजन अलग अलग है। जेपा क्लियर? समझ गया? ये फिर फॉर्मूलेज हमने चार देखे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। अब हम आगे बढ़ते और इसके कुछ और डिटेल में कंसेप्ट्स कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी दोस्तों पांच है जो आपको पता है और कुछ लोगों को पता नहीं है, ऑब्वियसली साइंस से रहेंगे तो ध्यान से सुनना। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी वैल्यू जीरो है। परफेक्टली इनइलास्टिक आपकी भाषा में हार्ड बोला था आपने, रिमोट कंट्रोल। इलास्टिक होता है क्या? नहीं। आप फोर्स लगाओगे तो शेप कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं, टूट ही जाएगा डायरेक्टली वो। समझा कि नहीं? तो ऐसे केस में हम बोलते हैं वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक है मतलब क्या हुआ पता है क्या? उसका प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं है। आई रिपीट, प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी डिमांड में चेंज नहीं है। जैसे कि नेसेसिटी गुड्स, प्राइस में चेंज होता है क्या? यस। डिमांड में चेंज होता है क्या? नहीं। सॉल्ट अगर सस्ता हो गया तो हम ज्यादा सॉल्ट नहीं खाएंगे। सॉल्ट अगर महंगा हो गया थोड़ा सा तो हम ज्यादा मतलब सॉल्ट या कम सॉल्ट खाएंगे, ऐसा नहीं है। सॉल्ट जितना क्वांटिटी लगता है उतना ही लगेगा ना अपने को। तो बहुत सिंपल सी बात है। नेसेसरीज के केस में ऐसा होता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है, जैसे कि जनरली मेडिसिन वगैरह के हद तक भी होता है। प्राइस बढ़ा या कम हुआ हम मेडिसिन जितना लेना है उतना लेते ही है। तो ये सब बन जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक का एग्जांपल। यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है जीरो। अब जरा 2 मिनट के लिए डायग्रामेटिकली सोचो क्या हो रहा है। आपके एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, आपके वाई एक्सिस पर प्राइस है, सही है क्या? और आप सोचो अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ? प्राइस में बदलाव होगा क्या? यस। ये प्राइस था, डिमांड ये था, प्राइस अभी ये बन गया। डिमांड कितना रखेंगे? सेम रखेंगे। तो फ्रेंड्स सेम रखेंगे मतलब डिमांड का तो ये बन गया ना, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड डैश इन शेप। वर्टिकल बोलते हैं इसको, वर्टिकल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या है? वर्टिकल इन शेप। ऑल ऑफ यू, वर्टिकल इन शेप पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जेपा सबको समझा अच्छे से? राइट देयर। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट टाइप, perfectly inelastic. Perfectly inelastic E is equal to जीरो। और डायग्राम ड्रॉ कर लो नीचे, टाइप के नीचे डायग्राम ड्रॉ कर लो। वाई एक्सेस पर प्राइस है, एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड है, और प्राइस P1 हो या P2 हो, आपका डिमांड उतना ही है जितना था। आपका डिमांड उतना ही रहेगा जितना था। तो डिमांड कर्व इज वर्टिकल इन शेप पैरेलल टू
वाई एक्सिस। ठीक है, ड्रॉ किया सबने? चलो आगे बढ़ू क्या, रब करूं क्या? यार तू बहुत स्लो लिखता है यार, क्या विचार करता है इतना लिखने के पहले? तबीयत ठीक नहीं बेटा तुम्हारी? ऑल ओके? पानी वानी पिया करो बीच बीच में। आगे बढ़े, अब आप बोलो परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होगा? अच्छा बाय द वे, ये जो परफेक्टली इलास्टिक है, इसका ई का वैल्यू 0 क्यों आया, मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चलो इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं, परसेंटेज चेंज को डेल्टा लिखते हैं ना अपन लोग, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप बोलो प्राइस में चेंज हुआ 10% बट डिमांड में चेंज 0% बोल रहे अपन, ऑब्वियसली नो चेंज मतलब जीरो चेंज। तो जीरो चेंज तो इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, बिकॉज जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। सही है क्या मैथ्स के दुश्मनों? जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, बराबर क्या? ओके अब परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफिनिट आएगी। मींस व्हाट, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसके अंदर नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस विल लीड टू ट्रिमेंडस चेंज इन डिमांड। नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस विल लीड टू ट्रिमेंडस चेंज इन डिमांड, दैट इज कॉल्ड एज E इज इक्वल टू इनफिनिट। इस केस में क्या होता है, देखिए आपका एक्स एंड वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस है और इधर क्वांटिटी डिमांडेड है। आपका प्राइस इधर था, डिमांड ये था, ठीक है। स्लाइट डिक्रीज कैन लीड टू ट्रिमेंडस इंक्रीज, डिमांड को आपका इस तरीके से दिखेगा। अब आप बोलोगे सर स्लाइट डिक्रीज कहां किया आपने, इतना नेग्लिजिबल है कि वो डायग्रामेटिकली दिख नहीं रहा है, मगर ट्रिमेंडस चेंज इन डिमांड दिख रहा है आपको। स्लाइट इंक्रीज अगर होगा जो दिख नहीं रहा है तो सीधा डिमांड बन जाएगा जीरो। ऐसे कुछ गुड्स होते हैं क्या रियल लाइफ में, फाइंड करने बहुत मुश्किल होते हैं, जिसके अंदर हम स्लाइट इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट डिमांड जीरो, स्लाइट डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट डिमांड इनफिनिट। आप जब सिलेबस में आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। आपको मार्केट्स पता नहीं अभी तक, बट जिन लोगों ने मार्केट्स पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है। किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। जस्ट इमेजिन, जिन लोगों ने मार्केट पढ़ा भी नहीं रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ जाएगा। सपोज कि हम 4 सेलर्स है, 5 सेलर्स है, ठीक है, और आप सब बायर्स हो। हम सब एक पर्टिकुलर लेट अस से वाटर बॉटल बेच रहे, साइज कलर शेप सब कुछ क्वालिटी सबके पास सेम ही है। एवरीवन इज सेलिंग एट 800 रुपीज, आई एम सेलिंग एट 801 रुपी। आप में से कोई बाय करेगा मुझसे? 1 रुपी भी एक्स्ट्रा क्यों देंगे भाई तुम, समझे कि नहीं? जो मेरे पास 4 कस्टमर थे सीधे जीरो बन जाएंगे। 4 कस्टमर का 40,000 का क्वांटिटी रहेगा, डायरेक्ट जीरो पे आ जाएगा। जी बा, अगर हम सब लोग अगर 800 में बेच रहे हैं और मैंने सोचा कि अरे एक काम करते 799 पे बेचते, तो ऑब्वियसली तुम सब कस्टमर जो दूसरों से बाय कर रहे हो वो मुझसे बाय करोगे और मेरा क्वांटिटी ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्लाइट डिक्रीज ट्रिमेंडस इंक्रीज, स्लाइट इंक्रीज डायरेक्ट जीरो। इस टाइप के इलास्टिसिटीज को क्या बुलाएंगे हम लोग? इधर देखो ना, कितना कम चेंज इन प्राइस हो रहा है मगर ट्रिमेंडस चेंज इन डिमांड हो रहा है, करेक्ट? तो इसका इलास्टिसिटी वैल्यू इनफिनिट कहलाया जाता है। इसका इनफिनिट वैल्यू कैसे आता है मैथमेटिकली, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन, क्या फॉर्मूला है अपना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अपन बोल रहे प्राइस का चेंज जीरो है, लगभग लगभग नेग्लिजिबल, मतलब कितना? जीरो। बट डिमांड में चेंज सपोज 20-30% जो भी आया रहेगा। अब आप बोलो 20 डिवाइडेड बाय जीरो, 20 डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट जीरो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब ही इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर अनडिफाइंड क्यों होता है सर वो? बिकॉज एनीथिंग बाय जीरो, कैलसी पे करके देखो एरर आ जाएगा।
मींस वो कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर सकता, इतना बड़ा नंबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, विद दैट लॉजिक इलास्टिसिटी वैल्यू विल बिकम इनफाइनाइट। लिखो सेकेंड टाइप, perfectly elastic, perfectly elastic is equal to infinite। डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, डिमांड कर्व का शेप आपको कैसे दिख रहा है? अच्छा मत बोलो, कैसे दिख रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस डैश इन शेप, हॉरिजॉन्टल शेप है ये, हॉरिजॉन्टल शेप है। पहले वाला वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल शेप है। बहुत ही फास्ट हो गया अचानक। दो ही मोड है क्या? या तो फुल फास्ट या तो फुल स्लो। डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इन शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, horizontal in shape parallel to x-axis। डन। तीसरा आ रहा है आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली? पहले वो समझो। रिलेटिवली इज ऑलवेज इन रिलेशन टू प्राइस। बोलो, इन रिलेशन टू प्राइस। तो डिमांड में चेंज कभी भी इन रिलेशन टू प्राइस देखा जाता है। देखो हम लोग स्टडी किस में क्या कर रहे हैं? डिमांड में चेंज स्टडी कर रहे हैं, बट इन रिलेशन टू व्हाट? प्राइस। इसलिए तो हेडिंग है प्राइस इलास्टिसिटी। तो अब थर्ड कंटेस्ट में इसको कैसे पढ़ा जाता है? लिख दिया क्या बेटा? लिख रहे हो? लिख दिया। रिलेटिवली इनइलास्टिक जो होता है, इस केस में आपका डिमांड का चेंज पहली बात तो कम है या ज्यादा है, तो इनइलास्टिक वर्ड से क्या समझा? कम है। इनइलास्टिक कब यूज होता है? जब चेंज नहीं होता है तब, मगर वो परफेक्टली रहेगा तब चेंज नहीं होता है। ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, इसमें भी चेंज नहीं है ज्यादा इन कंपैरिजन टू प्राइस। मतलब ऐसा है कि कुछ चीजों का दाम लेट से 70% से कम हुआ और उसका डिमांड 20% से बढ़ा। कुछ समझे? तो डिमांड बढ़ा क्या? यस। मगर ज्यादा बढ़ा क्या प्राइस के मुकाबले? नहीं। रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझा क्या? अब यहां पर क्या हुआ देखिए, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर प्राइस है। ये मेरा ओरिजिनल प्राइस था और ये मेरा क्वांटिटी था। पहले समझ लीजिए फिर लिखना। प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा इधर, और डिमांड कितना हुआ मन में? कम हुआ, मगर सिर्फ इतना सा। आपको कुछ नजर आया? प्राइस में चेंज कितना ज्यादा है और डिमांड में चेंज कितना कम है? आपको नजर आया? तो इसको क्या बुलाएंगे? इस टाइप के डिमांड कर्व को क्या बुलाएंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, बट ये डिमांड कर्व स्टीपर नजर आ रहा है आपको। कैसा नजर आ रहा है? स्टीपर, धड़ 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 नीचे आ रहा है। ओके। इलास्टिसिटी जितनी कम होती है ना, उतना स्टीपरनेस ज्यादा होता है। सबसे कम इलास्टिसिटी कहां होगी? जीरो। तब सबसे स्टीप वर्टिकल। आया था ना फर्स्ट नंबर का डायग्राम आपका? यस। समझा? तो ये क्या बन गया? रिलेटिवली इन इलास्टिक। यहां पर सपोज प्राइस में चेंज था 20%, तो डिमांड में चेंज 5% है। एग्जाम्पल। तो फिर ऐसे केस में
आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे तो आंसर 0.25 आता है। ऑल ऑफ यू, फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय percentage change in price. The answer comes to 0.25. Is the answer greater than 1, greater than 0? Yes, but less than 1. उसको कैसे रीड करते हैं मैथ्स के दुश्मनों? इसको कैसे रीड करते हैं जो लिखा है? Is greater than 0 but less than 1. समझे कि नहीं? कितने लोगों को ग्रेटर देन लेस देन में कंफ्यूजन होता है साइन में? Honesty is the best policy. किसी को भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होता होगा तो बोलो, मेरे पास एक टेक्निक है जिससे जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन। लास्ट मौका है, हाथ ऊपर करोगे तो बता दूंगा। चलो, मेरे ख्याल से सब लोग मैथ्स में परफेक्ट है। ठीक है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक ई वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब ये जो मेरी 0.25 की वैल्यू आई है, क्या ये ग्रेटर देन 1 है? नो, लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 0 है, यस। बिटवीन 0 एंड 1 है ना। तो मुझे कॉमन सेंस से बात बताओ, मैथ्स में तो तुम बहुत होशियार लग रहे हो, कि न्यूमरेटर अगर कम है और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो आंसर कभी भी 0 से ज्यादा मगर 1 से कम आएगा ना। न्यूमरेटर अगर कम है और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 1 से कम मगर 0 से ज्यादा। कोई भी नंबर ले लो माइंड में, आपको समझ जाएगा। 2 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 100। कभी भी न्यूमरेटर को कम रखो, डिनोमिनेटर को ज्यादा रखो, तो आंसर 0 से 1 ज्यादा ही आएगा, 1 से कम ही आएगा। तो यहां पर तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरा डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है। आर यू क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इन इलास्टिक। डिमांड कर्व इज डैश इन शेप, स्टीपर इन शेप। ड्रॉ किया डायग्राम, कर लो। आगे बढ़े। सपोज कि प्राइस घटा इतना ज्यादा, क्वांटिटी बढ़ गया इधर तक, प्राइस घटा 15%, क्वांटिटी बढ़ा 5%। इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे तो डिमांड को कुछ ऐसी दिखेगा। क्या है ये? इलास्टिसिटी। किस टाइप की इलास्टिसिटी है ये? रिलेटिवली इन इलास्टिक ही है ये, रिलेटिवली इन इलास्टिक ही है, क्योंकि प्राइस में चेंज कितना बोला मैंने? 15%। डिमांड में चेंज कितना दिख रहा है आपको? 5%। तो ऑब्वियसली यहां पर 5% बाय 15% करेंगे तो आंसर 0.3333 आएगा। समझे कि नहीं? फिर से लॉजिक वही है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है।
तो जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ा तो ही होगा ऐसा। प्राइस घटने के बाद में भी क्वांटिटी बढ़ेगा तो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा अगर प्राइस के मुकाबले, तो भी उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक ही बोलते हैं। कुछ लोगों को महा कंफ्यूजन है 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने की वजह से। उनको लगता क्वांटिटी घटा मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्वांटिटी बढ़ा मतलब इलास्टिक। कोई संबंध नहीं। क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है डजंट मैटर, कितना चेंज हुआ वो मैटर करता है। आर यू वेरी क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक। नाम से समझा आपको, प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है इस बार। तो डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर प्राइस है। ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है। प्राइस सपोज बढ़ गया इधर, क्वांटिटी घट गया डायरेक्ट इधर, क्या बोलेंगे? रुको रुको रुको, क्या बोलेंगे इसको? प्राइस बढ़ा 5% से, क्वांटिटी घटा 20% से, रिलेटिवली इलास्टिक ऑल ऑफ यू। और इधर का डिमांड को देखो कैसा ऐसा लेटा हुआ डिमांड कब आ रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सभी है रे, इसको क्या बोलेंगे मन में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। और इसको, जैसे इसको स्टीपर बोला था, इसको क्या बोलेंगे? अगर ये स्टीपर है तो ये फ्लैटर्ड है ना, समझा कि नहीं? जितना ज्यादा डिमांड को फ्लैटर्ड रहेगा उतना इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा। सबसे फ्लैट ऐसा रहता है, जिसको अपन ने 2 नंबर पे देखा, ये वाला परफेक्टली इलास्टिक। क्या था ये? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायग्राम नंबर 2 देखो ना आपका, सबसे फ्लैटेड है, सबसे फ्लैटेड में इलास्टिसिटी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, इसलिए तो इनफाइनाइट आंसर आया। ज्यादा से ज्यादा आंसर कितना आ सकता है? इनफाइनाइट। और इस केस में आपका फॉर्मूला है ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पर डिमांड का चेंज कितना है? 20%। प्राइस का चेंज कितना है? 5%। आंसर कितना है? 4। कैसे रीड करते हैं दोस्तों मैथ्स के एक्सपर्ट्स? E is greater than 1 but less than infinite। सही है क्या दोस्तों? E is greater than 1 less than infinite। तो क्या मेरा 4 का आंसर ग्रेटर देन 1 है? हाँ या ना? मगर इनफाइनाइट से कम। ड्रॉ कर लो अमिताभ, फोकस। फ्लैटर्ड डिमांड कब बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फ्लैटर्ड। डन। तो ग्रेटर देन, लेस देन, सब कुछ क्लियर है। नॉर्मली इलास्टिसिटी का वैल्यू एनीथिंग बिटवीन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। अगर वो 0 से ज्यादा है मगर 1 से कम है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। एग्जैक्टली 1 है, यूनिटरी इलास्टिक। 1 से ज्यादा है, रिलेटिवली इलास्टिक। इनफाइनाइट है, परफेक्टली इलास्टिक। 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक। लास्ट टाइप पे आते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी मतलब
यूनी मतलब इक्वल, यूनी का मतलब होता है इक्वल। तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आएगी। व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक गाइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस है हर वक्त की तरह, और ये आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी है। आपका प्राइस बढ़ गया, आपका क्वांटिटी जो है वो घट गया। आपको क्या नजर आया, ये आपका डिमांड कर्व है, ना स्टीपर दिख रहा है ना फ्लैटर दिख रहा है। टू बी मोर प्रिसाइज इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये ऐसा समझ लो स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है थोड़ा सा। और यहां पर जितने से प्राइस बढ़ा ना, उतने से ही आपका क्वांटिटी क्या हुआ, कम हुआ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर, प्राइस चेंजेस 5, क्वांटिटी चेंजेस 5। योर फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय percentage change in price. So obviously 5 divided by 5 without calci 1 आएगा आंसर। सही है कि नहीं? तो ये बन गया आपका परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी होता है। इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी होता है यूनिटरी इलास्टिक। डन। तो यहां पर इलास्टिसिटी के सभी टाइप्स हमने कवर किया। आई टोल्ड यू जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इलास्टिसिटी होता है। अगर ये जीरो होता है तो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। अगर ये 0 से 1 के बीच जाता है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक कहलाया जाता है। अगर वो एग्जैक्ट 1 होता है तो पर यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। और अगर वो 1 से इनफाइनाइट के बीच होता है तो रिलेटिवली इलास्टिक कहलाया जाता है। और अगर वो इनफाइनाइट हो तो परफेक्टली इलास्टिक कहलाया जाता है। तो एक ही इसमें पांचों टाइप कवर किया अपन ने। ये भी लिख लो समरी। जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक, 0 से 1 के बीच रिलेटिवली इन इलास्टिक, एग्जैक्टली 1 पर यूनिटरी इलास्टिक, 1 से आगे इनफाइनाइट तक रिलेटिवली इलास्टिक, और इनफाइनाइट के लिए परफेक्टली इलास्टिक। डन गाइस। जो भी डायग्राम हमने देखे वो सब यहाँ पर है, जस्ट देख लो एक बार। प्राइस घटो या प्राइस बढ़ो, वॉट एवर डिमांड जितना था उतना ही है, तो इलास्टिसिटी वैल्यू इज 0 बिकॉज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। So it will be obviously elasticity value will be 0. All of you. बराबर की नहीं? Parallel to which axis it was? Y axis. Dash in shape. Vertical बोलते हैं इसे, vertical in shape. Okay. Now यहाँ पर डिमांड में कितना सारा चेंज हो रहा है आपका। डिमांड या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है। प्राइस जहां पर था वहीं पर है। क्या बोलेंगे इसको? E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और जब E इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तो उस टाइम पर डिमांड का जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, डैश इन शेप, हॉरिजॉन्टल इन शेप। कैन वी से पहले वाला डायग्राम जो था वो कंप्लीटली फ्लैटर्ड था? यस क्या? यस हर चीज को यस नहीं बोलते? ये फ्लैटर्ड है क्या? क्या बोलेंगे इसको? पहले वाला डायग्राम जो था वो कंप्लीटली स्टीपर था। स्टीपर था, मैंने क्या बोला? स्टीपर जितना रहेगा इलास्टिसिटी उतनी कम रहेगी। कम से कम इलास्टिसिटी कितनी रहेगी? 0। और ये कौन सा शेप है? फ्लैटर्ड। जितना ज्यादा फ्लैटर्ड रहेगा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा रहेगा। ये क्या है?
सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी, ज्यादा से ज्यादा इलास्टिसिटी कितनी रहेगी? इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। और मैथमेटिकली अगर समझाऊं तो डिमांड में चेंज 20% डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंज, सॉरी डिमांड में चेंज 20% डिवाइडेड बाय प्राइस में चेंज 0, प्राइस जहां पर है वहीं पर है, तो 20 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। एग्जांपल था 20, एनी नंबर बाय 0 इज इनफाइनाइट, 0 को छोड़कर ऑफ कोर्स। ठीक है, ये देखिए ये प्राइस ये क्वांटिटी, कौन सा डिमांड का है ये बोलिए, कौन सा टाइप है ये? रिलेटिवली इन इलास्टिक। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इलास्टिक इलास्टिक वगैरह कैसा है सर, कहाँ देखना चाहिए उसके लिए? डिमांड की तरफ देखो, डिमांड। हर जगह हम स्टडी किसको कर रहे हैं? डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस। तो पहला फोकस तुम्हारा आना चाहिए इधर क्या हो रहा है, और फिर इसको कंपेयर करना चाहिए इसके साथ। ऑब्वियसली क्वांटिटी में चेंज क्या दिख रहा है आपको? कम। प्राइस में चेंज क्या दिख रहा है? ज्यादा। रिलेटिवली इन इलास्टिक, जैसे कि 5% बाय 20%, 0.25, बराबर कि नहीं? मेरे एग्जांपल में ये चेंज कितना हुआ है? 5, ये चेंज कितना हुआ है? 20। ये प्राइस क्वांटिटी है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब आपको क्या नजर आया? प्राइस में चेंज, क्वांटिटी में चेंज। तो ऑब्वियसली यहां पे कितना लेना पड़ेगा? 20, यहां पे लेना पड़ेगा 5। ऑब्वियसली आंसर विल बी 20 बाय 5। 4 का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इनफाइनाइट है। परफेक्ट, अच्छे से समझा? कोई शक? पक्का? अच्छा, पिछला डायग्राम का शेप कौन सा नजर आया? स्टीपर, फ्लैटेड, पैरेलल? फ्लैटेड है, मगर सबसे ज्यादा फ्लैटेड है या फ्लैटर्ड है? फ्लैटर्ड है। तो वो क्या बन गया? अगर सबसे ज्यादा फ्लैटेड होता तो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होता, बट ये फ्लैटर्ड है, मतलब ये क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक है। सबसे ज्यादा स्टीपर रहेगा तो ऐसा होता था, तो इलास्टिसिटी सबसे कम होता था। सबसे कम इलास्टिसिटी कितना होता है? 0। तो फिर इस केस में इलास्टिसिटी वैल्यू 0 होती है। इस केस मतलब डायग्राम नंबर 1 था वो, ठीक है। मगर अगर ऐसा नहीं है, इस तरीके से फ्लैट ये स्टीपर है, तो ऑब्वियसली स्टीपर है मगर इलास्टिसिटी कंप्लीटली स्टीपर नहीं है, मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। समझे कि नहीं? तब डिमांड का वैसा बनता है। लास्टली जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में चेंज नजर आ रहा है। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 है, तो 5 बाय 5 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू 1। समझ में आया? नाउ कमिंग टू मेन पार्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। ध्यान से सुनो, कितने मेथड्स है मेजरमेंट के प्राइस इलास्टिसिटी के? 3 मेथड्स है। कितने? 3। पॉइंट, आर्क एंड योर लास्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड्स है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के। सबसे पहला हम पॉइंट इलास्टिसिटी पे फोकस कर रहे हैं। देयर आर 3 मेथड्स, पॉइंट, आर्क, टोटल आउटले, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आउटले का मतलब ही होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। आउटले का मीनिंग क्या है बोलो? एक्सपेंडिचर। नाउ कमिंग टू पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब प्राइस एंड क्वांटिटी नेग्लिजिबल चेंज हो, थोड़ा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, तो उस टाइम पे हम पॉइंट मेथड यूज करते हैं। आर्क के आगे क्या लिखा है? फॉर मोर चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, ज्यादा चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी हुआ तो आर्क मेथड यूज होता है। और लास्ट वाला मेथड तो ऑल टुगेदर अलग है, जिसको टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड बोलते हैं। फर्स्ट 2 मेथड्स आपको एग्जैक्ट आंसर देंगे इलास्टिसिटी का, बट लास्ट वाला जो मेथड है वो आपको सिर्फ इलास्टिसिटी का टाइप बताता है, आंसर नहीं बताता है कि इलास्टिसिटी कितना है, सिर्फ टाइप बताता है। रिलेटिवली इलास्टिक है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक है कि क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है। तो ये क्या कर रहा है? आपको सिर्फ टाइप बता रहा है,
मगर ये दो क्या बता रहे आपको, आंसर बता रहे एग्जैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस हम करेंगे पॉइंट मेथड पर। एक इमेजिन करो कि आपके पास एक डायग्राम है जहां पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस है, और ये आपका डिमांड कर्व है टचिंग बोथ द एक्सिस। कैन डिमांड कर्व टच बोथ द एक्सिस? नो। व्हाई नॉट सर? प्राइस कैन नॉट बी जीरो ना बेटा, प्राइस कैन नॉट बी जीरो। तो प्राइस अगर जीरो नहीं बन सकता है तो ये यहां का पॉइंट कैसे आएगा? समझा कि नहीं? ये तो भी एक बार का हो सकता है कि इधर टच हो रहा है, इधर टच होना मींस प्राइस इतना हाई है कि क्वांटिटी जीरो है। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहां टच हो सकता है क्या? यस, बट यहां टच हो सकता है क्या? नो। तो ये डायग्राम सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ड्रॉ कर रहे हैं कि दोनों को टच कर रहा है ऐसा डिमांड कर्व, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है ऐसा डिमांड कर्व हमने ड्रॉ किया। ठीक है, नाउ पॉइंट मेथड जो है वो बोलता है कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट है, उससे नीचे वाले पर ग्रेटर देन 1 है, बीचों बीच एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, उससे नीचे लेस देन 1 है, सबसे नीचे 0 है। इलास्टिसिटी जैसे से आपका डिमांड कब नीचे नीचे जा रहा है, इलास्टिसिटी की वैल्यू भी कम कम हो रही है। जैसे जैसे ऊपर 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 जा रहा है, ऑब्वियसली इलास्टिसिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं जस्ट टू रिमेंबर कि डिमांड कर्व में जितने नीचे जाओगे इलास्टिसिटी कम होगी। सबसे कम कितनी है? 0। डिमांड कर्व में जितना ऊपर जाओगे इलास्टिसिटी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा कितना है? इनफाइनाइट। और बीचों बीच इज इक्वल टू 1 है। ये सिर्फ हिंट टू रिमेंबर है, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट मैं अभी बताऊंगा आपको। ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए टाइम फटाफट फटाफट आगे बढ़ना, मतलब अपना आंसर निकलने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप कंसेप्ट समझो कि इधर ऐसे क्यों बोला गया है। योर फॉर्मूला फॉर price elasticity in point method is lower segment divided by upper segment। क्या फॉर्मूला है बोलो? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है सर? ये पूरा एक सेगमेंट है, सपोज इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, 2 मिनट के लिए सोचते हैं हम मिड पॉइंट पर ट्राई कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो इसका लोअर सेगमेंट ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 5। अपर सेगमेंट कितना है? 5। अगर ये मिड पॉइंट है तो लोअर एंड अपर सेगमेंट शुड बी सेम। इसका मतलब लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, योर इलास्टिसिटी वैल्यू इज 1, बराबर 1 मैच हुआ। समझा कि नहीं ऑल ऑफ यू? अनदर ट्राई करते हैं एक और। सपोज हम मिड पॉइंट पर नहीं ट्राई कर रहे, पूरे सेगमेंट की वैल्यू हर बार 10 ही रहेगी। ठीक है, ये लोअर सेगमेंट है इस बार अभी, और ये अपर सेगमेंट है। बोलो पूरा सेगमेंट अगर 10 है तो लोअर सेगमेंट कितना ले ले? 3 ले ले। ये कितना आएगा? 7। लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग, कितना? 4। 0.4, 0.4 लेस देन 1 है। E इज लेस देन 1। समझता क्या वो साइन लेस देन 1 है? पक्का ना? E इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 मतलब कितना है आपका आंसर? 0.4 आया आपने एग्जांपल में। समझे क्या? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे और नीचे जाके देखते हैं। इस पॉइंट पर लोअर सेगमेंट कितना है? 0। अपर सेगमेंट कितना है? पूरा 10। 0 बाय एनीथिंग इज इनफिनिट। आंसर आया क्या? सॉरी, 0 बाय एनीथिंग इज 0। इनफिनिट क्या बोल रहे भाई? 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो आंसर कम्स टू 0। ऑल ऑफ यू? अगर हम ये पॉइंट को भी छोड़ देते और इधर आते तो लोअर सेगमेंट कितना लेंगे? 7। अपर कितना लेंगे? 3। 7 बाय 3 करेंगे तो आंसर 2.3 आएगा समथिंग। एवरीवन, 2.3 इज ग्रेटर देन 1। समझा कि नहीं? लेस देन इनफिनिट है, ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये पॉइंट को भी छोड़ दे हम लोग, चलो वेरीफाई तो सबको कर ही रहे, तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट को वेरीफाई करते हैं। लोअर सेगमेंट कितना है? पूरा 10। अपर सेगमेंट कितना है?
जीरो, एनीथिंग बाय जीरो इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, बराबर इनफाइनाइट आएगा। अब ये तो पता चल गया सर कि ये जो पूरे लॉजिक्स थे ये इस फॉर्मूले से आए। फॉर्मूला कैसे आया सर ऐसे? लोअर बाय अपर ही क्यों ले रहे सर? आप अपर बाय लोअर क्यों नहीं ले रहे? आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे। व्हाई द फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, व्हाई नॉट रिवर्स? वेरी गुड, बट तुम थोड़ा सा मैकेनिकल बोल रहे हो, थोड़ा सा, सिर्फ स्लाइटली 5-10%, बहुत नजदीक गए आंसर के। ध्यान से सुनो, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यू स्टडी चेंज इन डैश with the change in dash, you study change in quantity demanded, dash क्या रे, filling the blanks करो ना, you change the you study the change in quantity demanded with the change in price। तो बॉस हमारा प्राइमरी फोकस है क्वांटिटी पर फोकस कर रहे हैं हम विद द चेंज इन प्राइस, इसलिए कभी भी लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, इसलिए फॉर्मूला बना इलास्टिसिटी का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आर यू क्लियर? इसलिए यहां पर आया लोअर बाय अपर। डन, समझ गए अच्छे से? तो अपन ये सब क्या किए, हर एक पॉइंट की वैल्यू ऐसे क्यू आई वो निकाला अपन ने। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट इलास्टिसिटी। ये क्या करता है, इलास्टिसिटी की वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट निकालता है, इलास्टिसिटी की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट पे निकालता है, वो पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। समझ में आया? कोई शक? पक्का? लिखो पॉइंट इलास्टिसिटी, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है, ये स्क्रीन पर दिख रहा है वो नहीं लिखना है आपको। पॉइंट इलास्टिसिटी, सॉरी पॉइंट मेथड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी, पॉइंट मेथड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी। पॉइंट मेथड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी, फर्स्ट फॉर्मूला लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, फर्स्ट फॉर्मूला विल बी लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। Look at the second formula now. Don't write. क्या लिखा है? P1 by Q1 into change in quantity by change in price. Q2 minus Q1 क्या होता है? Change in quantity. P2 minus P1 क्या होता है? Change in price. So can I write this as delta Q, this as delta P? All of you? Change in quantity by change in price. तो फॉर्मूला क्या बना, P1 बाय Q1 इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। कैसे आया ये फॉर्मूला? आपके इलास्टिसिटी वाले लॉजिक से। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था ना? सब लोग मेरे साथ है? अब ध्यान दो, कैन वी राइट दिस एज Q2 माइनस Q1, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q1, करेक्ट? ये हो गया परसेंटेज चेंज। ऑब्वियसली चेंज डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100 इज परसेंटेज चेंज, तो ये इनटू 100 भी है, सोच लो आगे लास्ट में इनटू 100 भी है, ठीक है? डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा? चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस P1 इंटू 100, सही है कि नहीं? इंटू 100 वैसे भी कैंसिल हो गया ऑल ऑफ यू। अब क्या बचा आपके पास? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 होल्ड, मतलब दैट थिंग डिवाइड बाय P2 माइनस P1 बाय P1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना दो। डिनोमिनेटर क्या है आपका? ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? P1 है, वो बना दो न्यूमरेटर, करेक्ट? आपका
ओरिजिनल डिनोमिनेटर ये रहा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को तुमने ऊपर लाया है तो ऑब्वियसली डिवाइडेड बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, और फिर ये बाय ये आ जाएगा। समझा कि नहीं मैथमेटिकली? नहीं समझा? कुछ लोगों को नहीं समझा? बहुत कॉन्फिडेंस है आपके मैथ से, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। समझा क्या? किसको नहीं समझा बताओ जल्दी जल्दी। 1 2 3। जिसका हाथ नीचे में उसको इधर बुला सकता हूँ, इसका मतलब बोल सकता हूँ सॉल्व करके दिखाओ। जल्दी बोलो, नहीं समझा तो हाथ ऊपर करो फटाफट फटाफट फटाफट। 1 2 3 4 5 6। गर्ल्स में सबको समझ में समझ गया? कंफ्यूजन है? हाथ ऊपर करने का बिंदास। आपको थोड़ा थोड़ा समझाए, थोड़ा थोड़ा कम समझाए, इधर समझ गए? शायद साइंस वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑल ऑफ यू विथ मी? आप ध्यान दो, इसको चेंज इन क्वांटिटी को ऐसे लिखते, परसेंटेज में रहेगा तब Q2 माइनस Q1 मतलब चेंज डिवाइडेड बाय बेस मतलब Q1 इंटू 100। दैट थिंग डिवाइडेड बाय प्राइस के चेंज को परसेंटेज वाले ऐसा लिखते, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इंटू 100। ये सबको पता है? अब मैंने इसमें से क्या किया, इसको इसको कैंसिल कर दिया। अब मेरा डिनोमिनेटर क्या था? ये पूरा डिनोमिनेटर मेरा, इसका डिनोमिनेटर क्या है? ये है, करेक्ट? तो मैं उस चीज को अगर ऊपर लेकर आऊंगा तो इट विल बी P1, करेक्ट? डिवाइडेड बाय इधर का डिनोमिनेटर क्या है? ओरिजिनल Q1, उसको वैसे ही रखा। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर लाया था तो डिवाइडेड बाय बन जाता है मल्टीप्लाइड बाय, तो इसलिए इस साइन को, ये जो डिवाइडेड बाय वाला साइन है, इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय। एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट फ्रेंड्स? मल्टीप्लाइड बाय माय न्यूमरेटर। व्हाट इज माय न्यूमरेटर? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय माय डिनोमिनेटर। व्हाट इज माय डिनोमिनेटर? P2 माइनस P1। आप समझा? करेक्ट? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर बनता है तो इस तरीके से डिवाइडेड बाय जो देता है वो मल्टीप्लाइड बाय बन जाता है, और इस तरीके से आपका फॉर्मूला ये डिराइव होता है। बट एनीवेज आपको एज पर एज सिलेबस इज कंसर्न, एमसीक्यू एग्जाम इज कंसर्न, डेरिवेशन कोई पूछ ही नहीं सकता एमसीक्यू एग्जाम में। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट्स कोई भी ऐसे नहीं डालना चाहता हूँ कि आप रट्टा मार रहे हो। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के दो तरीके, एक है रट्टा मारो, आप चिल्लाओ, मैं आपसे ज्यादा चिल्लाऊंगा, फिर मेरे से ज्यादा आप चिल्लाओ, है ना, तोते जैसे बन जाएंगे अपन लोग, जो बोला वो रिपीट, जो बोला वो रिपीट। दूसरा है कि कंसेप्चुअली हर एक फॉर्म चीज को समझेंगे और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा मेथड है ना वो थोड़ा टफ है, बट उसमें जिंदगी भर के लिए इकोनॉमिक्स याद रहेगा आपको कि आप कैसे डिराइव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, rather than just टेलिंग यू कि पॉइंट मेथड के 3 फॉर्मूले से बोलो मेरे साथ, और आप बोलोगे और जोर से, कोई सेंस नहीं बनता इसको। ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ने में कोई सेंस नहीं है। पॉइंट मेथड के फॉर्मूले क्यों आए भाई, ऐसे क्यों फॉर्मूलेज आए, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और जहां अल्ट्रा मैथ्स इन्वॉल्व है ना, मैं खुद आपको बोल दूंगा कि ये आप इधर तक ऐसा समझ लो, ठीक है? जहां बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आंसर आने वाला है, वहां मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये आंसर ऐसा है भाई, अब इसके आगे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये फॉर्मूला ऐसा है। बट वो हार्डली कहीं आएगा सिलेबस में, बाकी सब जगह कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आपका फॉर्मूला क्या बना बोलो? P1 by Q1 into change in quantity upon change in price। ऑल ऑफ यू। और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? इस तरीके से डिराइव हुआ। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये सब लिखा है, डेरिवेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो पॉइंट मेथड का ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? सेकंड फॉर्मूला बन गया। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था? यस, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला लिख लो आप लोग, P1 बाय Q1 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। उसको डेल्टा Q बाय डेल्टा P भी लिख सकते हो आप। लास्ट फॉर्मूला इज
इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू P1 by Q1 into dq by dp. What is dq by dp? Derivative of quantity with respect to derivative of price. dq by dp क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस. डेरिवेटिव बोलते साथ ही चेहरे बदल गए आपके. आपका गेस बिल्कुल सही है, ये मैथ्स का डेरिवेटिव है. बट डेरिवेटिव क्या होता है मैं आपको बेस समझा देता हूं. बाकी तो डायरेक्टली आगे आप मैथ्स में ही पढ़ोगे डॉन के साथ. बट मैं आपको डायरेक्टली जो क्रक्स है वो बता रहा हूँ. जितना देखो मैथ्स से मुझे खुद को एलर्जी है, बट एक लेवल तक इजी जाता है, उसके बाद एलर्जी होती है. ठीक है, तो जो इजी लेवल तक है, जहां तक आपको रेलेवेंट है, पूरा मैं पहुंचा सकता हूं आपको. ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव? बेसिकली डेरिवेटिव इज समथिंग व्हिच डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू. इट्स डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर थिंग इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव. कोई भी चीज जो किसी और चीज से अपनी वैल्यू डिराइव करेगी उसे बोलते हैं डेरिवेटिव. जैसे कि लेट अस से, अभी क्या कैसे समझाए इसको, डेरिवेटिव क्या रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नाम सुना है? सुना है. तो रिलायंस के आज के शेयर्स है जो 2455 पे चल रहे हैं, सपोज 2455. रिलायंस का फ्यूचर शेयर चल रहा है सपोज 2615, 2615. तो ये कितने पे चल रहा है अभी? 2455 बोला क्या? और वो कितने पे चल रहा है? 2615. तो ये जो 2615 ये क्या है? एक्चुअली कुछ नहीं है, ये इसको डेरिवेटिव बोलते हैं. एक साल बाद, एक साल बोल रहा हूं, एक महीने बाद रिलायंस का वैल्यू क्या रहेगा? इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा अगर रिलायंस ही नहीं आज. तो कुछ जेपा की नहीं आपको. आज रिलायंस का शेयर ही नहीं होता, सपोज आज रिलायंस के शेयर की वैल्यू 0 होती, तो एक महीने बाद कितनी होती? 0 ही होती ऑब्वियसली. आज से एक महीने बाद रिलायंस कितने पे ट्रेड करेगा? कहां से वैल्यू आ रही है? आज के शेयर्स के वैल्यू से वो वैल्यू आ रही है, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव. रियल लाइफ में रिलायंस का शेयर एक महीने बाद कितना होगा, इसका डेरिवेटिव चलता है, और उसकी वैल्यू आज की वैल्यू से डिराइव होती है. तो एनीथिंग विच इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर एसेट्स वैल्यू इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव. अब मुझे बोलो क्वांटिटी, क्वांटिटी का क्या रिलेवेंस रहेगा प्राइस के बगैर? कुछ नहीं. क्वांटिटी का वैल्यू आप विदाउट प्राइस निकाल सकते क्या? मैं आपको बोलूंगा चलो कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड, आप बोलोगे एट व्हाट प्राइस. इसका मतलब क्वांटिटी का वैल्यू विदाउट प्राइस क्या है? 0. क्वांटिटी इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस, therefore it is written as derivative of quantity with respect to price. But why negative? Because there is always an inverse relationship. इसलिए नेगेटिव लिखते हैं उसको, फॉर्मूले में यूज नहीं करते उसको, सिर्फ दिखाने के लिए लिखते हैं. वाई नेगेटिव? बिकॉज प्राइस जब जब बढ़ेगा डिमांड कम होगा, क्वांटिटी कम होगा, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए नेगेटिव लिखा गया है. समझे क्या ऑल ऑफ यू? तो टिपिकली ये तीनों पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में कैसे सॉल्व होते हैं उस पर अपन लोग n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अबंडेंट प्रैक्टिस होगा, आपको समझ जाएगा कि कैसे टैकल करती है. तो डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस में नेगेटिव साइन क्यों है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो इसका मतलब अगर कोई गुड्स ऐसे जिनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे कि गिफन गुड्स, कल देखा अपन ने, एक्सेप्शंस जैसे कि प्रेस्टिजियस गुड्स, तो इस केस में क्या होगा? माइनस साइन नहीं आएगी, फिर क्या साइन आएगी? फिर प्लस साइन आएगी. क्यों? क्योंकि उस केस में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप. नॉर्मल केसेस में क्या होता है? इनवर्स. तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन से केस के लिए? नॉर्मल. समझे? नॉर्मल गुड्स के लिए या सुपीरियर गुड्स के लिए, वॉट एवर, विदाउट प्रेस्टिजियस गुड्स नहीं बोल रहा मैं, नॉर्मल गुड्स या लग्जरी गुड्स, उस केस में आपके फॉर्मूले ये 3 बनते हैं. समझे? थर्ड फॉर्मूला लिख दो, P1 by Q1, तो ऑब्वियसली इधर का इधर जैसे था वैसे ही आया, सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस की जगह डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्राइस आया, बिकॉज क्वांटिटी इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस. dq by dp माइनस लिखा जाता है, सिर्फ लिखा जाता है, फॉर्मूले में यूज नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट dq by dp का वैल्यू ही निगेटिव लाएगा. माइनस में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको आंसर ही माइनस आने वाला है.
क्योंकि आंसर अपने को मानू में माइनस आने वाला है, इसलिए अपन उसको माइनस दिखा रहे हैं। अगर आप फॉर्मूले में माइनस लिख दोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। झेपा क्या? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। क्वेश्चंस ऑन पॉइंट इलास्टिसिटी। क्वेश्चंस ऑन पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी लिखो, पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ईपी। व्हाट इज ईपी? प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी लिखते। कैलकुलेट या कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी where P1 is equal to 50, P2 is equal to 48, Q1 is equal to 4800 units and Q2 is equal to 5100 units। बोलिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए अपन ने? तीन मेथड है हमारे पास, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। इनफैक्ट 4 फॉर्मूले हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो ओरिजिनली सब जगह फॉर्मूला रहेगा। दूसरा फॉर्मूला आपका रहेगा लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तीसरा फॉर्मूला रहेगा आपका P1 बाय Q1 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। और चौथा फॉर्मूला है आपका P1 बाय Q1 इंटू DQ बाय DP। क्या यूज होगा? सेकेंड लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट था, तीसरा वाला अभी जो बोला उस सीक्वेंस में तीसरा वाला आ गया, करेक्ट। क्योंकि फर्स्ट वन मैंने बोला आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये यूनिवर्सल है, सब जगह रहने वाला है। प्राइस इलास्टिसिटी बोला तो सब जगह ये फॉर्मूला तो आने ही वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वो था, सेकंड लोअर बाय अपर था, थर्ड था आपका P1 बाय Q1 इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। अब मुझे बोलो पॉइंट मेथड कब यूज होता है? स्मॉल चेंज के वक्त। तो ये स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज कैसे कहलाया जाएगा, लार्ज चेंज कैसे कहलाएगा, मोर चेंज या स्मॉल चेंज? सिलेबस में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है कि स्मॉल चेंज क्या होता है और मोर चेंज क्या होता है, बट एक जजमेंटल बेसिस पर रेट निकाला हुआ है कि अगर आपका क्वांटिटी जो है इसका चेंज परसेंटेज में 20 या उससे कम है तो पॉइंट मेथड यूज करने का। ये सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको जजमेंटल बेसिस पर बोल रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सॉल्व करता है तो उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया कौन से मेथड से आंसर निकालना है तो आप ये जजमेंट यूज करोगे। 99.99% क्वेश्चन में लिखा रहता है कौन सा मेथड यूज करना है। 0.01 चांस है कि वो लोग आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं करेंगे। उस वक्त आपको सिर्फ क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज देखना है, और अगर आपके क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज 20 या 20 से कम है तो पॉइंट मेथड, 20 से ज्यादा होगा तो आर्क मेथड। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर हेडिंग में ही लिखा है क्वेश्चन ऑन पॉइंट मेथड, मतलब ही पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करना है। बट एनीवेज आप कैलसी लो, मैं आपको परसेंटेज चेंज बता देता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी निकालो, कितना है चेंज इन क्वांटिटी? 300। 5100 डिवाइडेड बाय माइनस 4800। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ दोस्तों?
300 डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी कितना है 4800 इंटू 100, ये आ गया आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना 6.25%। 6.25% 20 से कम है ना, खत्म, पॉइंट मेथड यूज होगा। समझा कि नहीं? हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100। चेंज कितना हुआ 5100 नया क्वांटिटी है, 4800 पुराना क्वांटिटी है, मतलब ही 300 का चेंज हुआ ना। डिवाइड बाय बेस कितना है 4800, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी यही बेस माना जाएगा, इनटू 100, परसेंटेज चेंज कम्स टू 6.25%। सबको समझ रहा है क्या अच्छे से? ये टाइप का चेंज कब निकाल कर आप डिसाइड करोगे पॉइंट या आर्क, जब दिया नहीं होगा तब। 99.99% क्वेश्चन में मेथड देते वो लोग, क्योंकि इंडिया भर में सब लोग ये जजमेंट यूज नहीं करते बैठेंगे, समझे क्या? या इंडिया भर के सभी स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पढ़ रहे ना ऑफकोर्स, तो ये जजमेंट जो हमने निकाला ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस के बेसिस पे निकाला। मॉड्यूल ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो क्या अप्लाई कर रहा है वो बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, बट इट इज प्योरली जजमेंटल। ये यूज नहीं करना है अपने को क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो इस पर आना है, जिसके चांसेस बहुत कम है। चलिए आंसर निकाल सकते हो आप, बोलो आपका आंसर कितना आता है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, P1 बाय Q1 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1। नहीं, माइनस साइन में आंसर नहीं लिखते अपन लोग, हर वक्त इलास्टिसिटी का आंसर माइनस में ही आएगा प्राइस डिमांड की हद तक, क्योंकि इलास्टिसिटी नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो आप आंसर नेगेटिव में नहीं लिखते, आप नॉर्मल आंसर लिखते हो। तो आपका यहां पर आंसर आ रहा है P1 मतलब 50 अपॉन Q1 मतलब 4800 इनटू चेंज इन क्वांटिटी मतलब 5100 माइनस 4800 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मतलब 48 माइनस 50। ऑब्वियसली -2 आंसर आएगा, बट उसको इग्नोर करो और डायरेक्ट आंसर निकाल लो। माइनस साइन इग्नोर करो और आंसर निकाल लो। 1.5 या 6, 1.67 आ रहा है, 5624 देखो एक बार। वन 1.5624 आता है आंसर। 999 इसके बाद है 24 के बाद 99 है, तो 25 ले लो ना, 5625 ले लो, ठीक है। 1.5625 आपका सबका आंसर आया क्या? किसी का भी कोई आंसर नहीं मैच हो रहा है, या मैथमेटिकली कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, अभी ये कौन से टाइप का इलास्टिसिटी बना? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। क्यों? ये जो टाइप है ये है रिलेटिवली इलास्टिक, बिकॉज फ्रेंड्स द इलास्टिसिटी वैल्यू इज greater than 1, less than infinite। डन? समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? अच्छा, माइनस में क्यों नहीं लिखते सर इलास्टिसिटी वैल्यू? ये आंसर तो माइनस में आ रहा था, माइनस में नहीं लिखा जाता बिकॉज हम लोग जानते हैं डिमांड और प्राइस में हर वक्त इनवर्स रिलेशनशिप ही है, आंसर माइनस में ही आएगा। माइनस में आंसर एक ही जगह लिखते हैं आप लोग, जब क्वेश्चन में ऐसा बोला है
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या वर्ड यूज किया गया? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा बोला तभी आप माइनस में लिखते, सेम सॉल्यूशन होता है माइनस में लिखते। कैलकुलेट ईपी की जगह अगर लिखा रहता था कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे वर्डिंग आने के बाद आप माइनस प्लस जो भी रहेगा वो लिखते हो, अदरवाइज माइनस का कोई संबंध नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पर आ जाओ। फाइंड ईपी where total segment value find EP where total segment value is 50 and lower segment value is 20। क्या फॉर्मूला लगा रहे हो आप? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। एवरीवन, ईपी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लोग? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अगर आपको डायग्रामेटिकली बताओ मैं, तो ये लोग क्या पूछ रहे हैं आपको, ये पूरे सेगमेंट की वैल्यू ये लोग 50 बोल रहे हैं और लोअर सेगमेंट की वैल्यू ये लोग बोल रहे हैं 20 है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो लोअर जो है वो 20 है, तो ऑब्वियसली अपर कितना रहेगा? 30 रहेगा। तो लोअर 20 बाय अपर 30, आंसर विल बी 0.667। आंसर विल बी 0.667 टाइम्स। विच टाइप इट इज? रिलेटिवली इन इलास्टिक क्यू। लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। आई होप सबको अच्छे से समझा है। एंड एक क्वेश्चन, हर एक टाइप पे एक एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अपना। अभी तीसरा टाइप आ रहा है, डेरिवेटिव वाला है। उससे पहले एक और टाइप आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड ईपी if percentage change in price is 20 and percentage change in quantity demanded is 30। कितना है? 1.5। कैसे है? EP is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Your percentage change in quantity is 30, percentage change in price is 20%. Your answer comes to 1.5 times. Which type this is? Relatively elastic, because elasticity value is greater than 1, less than infinite. आसान है, समझ में आ रहा है?
लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, if demand function is q is equal to 50,000 minus 2p square, 50,000 minus 2p square, where p is equal to rupees 10, where p is equal to rupees 10, find elasticity of demand. क्या है ये सर? ये आपका डेरिवेटिव का अलग क्वेश्चन है। डेरिवेटिव पे जब जब डेरिवेटिव के फॉर्मूले पे जब जब क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आएगा। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है? डेरिवेटिव आता है सबको? नहीं आता? ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है मैं सिखा दूंगा, उसके आगे कुछ क्वेरी रहेगी तो पूछना भी मत। हाँ, जितना जरूरत है उतना बता दूंगा आपको, उसके आगे आप बोलोगे डेरिवेटिव पूरा सिखा दो तो इम्पॉसिबल है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, बट इसको सॉल्व करने के लिए जो लगता है लेफ्ट राइट सब आता है अपने को। ठीक है, तो सुन लो अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है ये जो क्वांटिटी फंक्शन है q इज इक्वल टू 50,000 माइनस 2p स्क्वायर, इसके अंदर आप p की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे टू गेट द वैल्यू ऑफ q। व्हाट इज योर फॉर्मूला? यू रिमेंबर फॉर्मूला क्या था? P1 by Q1 into derivative of quantity with respect to derivative of price। फॉर्मूला याद है ना? ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मेरे पास P1 रेडी है विच इज 10 रुपीज, ऊपर दिया ना P का वैल्यू। अब हम Q का वैल्यू रेडी करेंगे। Q का वैल्यू कैसे रेडी करेंगे? वो P का वैल्यू Q के फंक्शन में डालेंगे और Q का वैल्यू आ जाए। Q इज व्हाट? क्वांटिटी। ठीक है, तो quantity is equal to 50,000 minus 2 into 10 का square, which is nothing but 50,000 minus 200, because 100 का square 10 का square 100 होता है, 100 into 2 करेंगे तो 200 होता है। तो therefore your Q value comes to 49,800 क्या यूनिट्स, ये Q का वैल्यू आ गया। आई होप ये इजी था। अब आपके पास P1 रेडी है 10 रुपीज, Q1 रेडी आपके पास 49,800। आपको बस डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस निकालकर पुट अप करना है उस फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। बट हाउ टू गेट दैट dq by dp, उसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे dq by dp इज इक्वल टू solve q is equal to 50,000 minus 2p square using डेरिवेटिव। अगर dq by dp का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? वो जो क्वांटिटी का फंक्शन दिया है उसको सॉल्व करना है यूजिंग डेरिवेटिव, बिकॉज वो फंक्शन में वही तो बोला है क्वांटिटी कैसे डिराइव होगा फ्रॉम प्राइस। समझा कि नहीं? क्वांटिटी कैसे डिराइव होगा फ्रॉम प्राइस, वही बताया गया उधर। तो आप बस उसी लॉजिक से उसको एक बार सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा जैसे कि dq by dp इज इक्वल टू, नाउ टेल मी 50,000 का डेरिवेटिव वैल्यू कितना है? 0 होता है। 0 क्यों? कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी और से वैल्यू डिराइव करता ही नहीं है। समझे कि नहीं? तो वो 50 करोड़ होता या 50 रुपए होता या 50,000 होता तो भी उसका डेरिवेटिव वैल्यू 0 होता। तो दिस विल बी 0, माइनस की जगह माइनस रख दिया, माइनस की जगह माइनस रख दिया। अब 2p स्क्वायर कैसे सॉल्व करते? ध्यान से सुनो। 2p स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए वो 2 जो स्क्वायर वाला 2 है ना उसको सामने लाते, इंटू 2 करते, ये जो ओरिजिनल 2 था वो इंटू p करते और स्क्वायर में से -1 करते। ये क्या किया सर आपने? n x स्क्वायर सॉल्व होता है दोस्तों,
एन एक्स स्क्वायर सॉल्व होता है डेरिवेटिव में, कैसे सॉल्व होता है? 2 into n into x स्क्वायर -1 होता है, विच इज नथिंग बट 2nx हो जाता है, 2nx हो जाता है। ये डेरिवेटिव के रूल है ये। मैं आपको समझाऊंगा, देखो डरो मत, पहली बात तो आधी से ज्यादा शक्ल चेंज हो गई है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको दो चार मैं एग्जांपल्स ऐसे ऐसे दूंगा कि आपको ये सब इजी लगेगा। स्टार्टिंग में पहली बार देख रहे हो भाई, वो भी नॉन मैथ्स टीचर से, तो थोड़ा सा सब्र रखो, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा आपको। जैसे कि यही सेम लॉजिक से जरा कोशिश करेंगे सब लोग nx³ सॉल्व करने का, तो क्या होगा? 3 into n into x raised to 3 - 1 विच इज नथिंग बट 3nx²। बोलो क्या हार्ड था? वैसे ही सेम मुझे बोलो nx⁴ क्या होना चाहिए? 4nx⁴ विच इज नथिंग बट 4nx³। ऑल ऑफ यू। अच्छा मुझे बोलो nx⁻⁻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 ⁻
एन एक्स रेस टू नथिंग मतलब रेस टू 1 होता है, तो 1 into n into x रेस टू 1 - 1 होगा, ऑल ऑफ यू। तो अब मुझे बोलो आप कि 1 into n कितना होता है, n, और x रेस टू 0 मतलब क्या, x रेस टू 0 का वैल्यू होता है 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो है वो n है। n into 1 बनकर ये n वैल्यू बन जाएगा। आई नो थोड़ा बाउंसर जाएगा, आई नो थोड़ा हार्ड जाएगा, जिन लोगों को 11 12 में मैथ्स नहीं रहेगा और भी टफ जाएगा, बट डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से रूल्स है। वो जो ऊपर वाला पावर होता है उसको नीचे लाते, इनटू एन जो भी रहेगा नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई करते, जो पावर था उसको 1 से माइनस करते, तो अब वो 1 रहेगा, तो रेस टू 1 रहेगा, तो 1 को नीचे लाकर तो कोई फायदा ही नहीं है, 1 into n इज n, एंड x रेस टू 0 बिकम्स 1, तो n ही तो बचेगा। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करने के वक्त ये सब रूल्स लिख देना, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बोलो कि 2p² वापस से सॉल्व करते आएगा क्या अपने को, बोलो अब मुझे क्या करूं मैं, सब लोग स्क्रीन की तरफ, कोई लिखेगा नहीं, बोलो। 2 into n की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, n की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इनटू x की जगह क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, रेस टू 2 - 1 होगा ना। अब इजी लगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस अगर मैं करूंगा तो क्या बचा अभी, -4p⁻⁴ बराबर कि नहीं, -4p⁻⁴ व्हाट इज p का वैल्यू 10, तो फिर इसका आंसर कितना आया -40, व्हाट इज दिस dq/dp का वैल्यू है। मैंने बोला ना वो आंसर माइनस में ही आने वाला है हर बार, इसलिए हम फॉर्मूले में यूज नहीं करते उसको। अगर तुम फॉर्मूले में -dq/dp लिखते तो माइनस माइनस देर कैंसिल हो जाता, वैसा नहीं होना चाहिए, समझे। अब लिखो, वो डेरिवेटिव के रूल भी लिख दो, nx² nx³ nx⁴ nx⁴
डन। तो अब फाइनल आंसर की बारी है। सर अभी तक आंसर ही नहीं आया क्या? फॉर्मूला यूज करना है ना अभी तो। वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया था ना अपन ने, ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालेंगे अभी। ये वाला ईपी इज इक्वल टू 10/49800 इनटू -40 ना। बोलिए इसका आंसर -0.008032 बस हो गया। ये आंसर आया। अब इसको माइनस में लिखा सर आपने। ये टाइप के क्वेश्चंस के आंसर को माइनस प्लस में लिखते हैं हर वक्त। ये भी आंसर ऑब्वियसली इलास्टिसिटी का माइनस ही आएगा, डिमांड है इसलिए। निगेटिव रिलेशनशिप है ना, तो वो जो क्वांटिटी का फंक्शन दिया है ना, उस क्वांटिटी के फंक्शन में 50,000 के आगे क्या लिखा हुआ है, -2p² लिखा है ना, उस वजह से वो माइनस आ रहा है। अगर +2p² रहता तो वो पॉजिटिव आंसर आता। क्या बोला? वो फंक्शन में ये वाला माइनस लिखा हुआ है ना, रेड में जो दिखा रहा हूं मैं, इस माइनस की वजह से आपका जो फाइनल आंसर है वो माइनस में आ रहा है। तो वो डिमांड फंक्शन है इसलिए उधर माइनस में लिखा रहता है। अगर सप्लाई फंक्शन होता तो उधर प्लस में रहता, क्योंकि डिमांड का जैसे इनवर्स रिलेशनशिप है वैसे सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। समझ गए? एक बहुत अलग क्वेश्चन था ये। तो एक काम करते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करके क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। इसी पे एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसी वैरायटी का आप लोग सॉल्व करोगे। बोलो क्या लग रहा है आपको, आपका आंसर कितना है? -0.008 है। वापस से रिलेशनशिप के वक्त माइनस साइन को इग्नोर करने का आपको। तो 0.00 आंसर आ रहा है 8। क्या है आंसर? कौन सा टाइप है ये? रिलेटिवली रिलेटिवली इन इलास्टिक आएगा। देखो जो तुमने पूरे पांचों टाइप देखे ना, उन सभी का आंसर माइनस में ही आने वाला है। जब जब प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे डिमांड के हद तक, तब तब निगेटिव ही आंसर आने वाला है। अपन हर जगह ने क्या करना चाहिए, वो नेगेटिव साइन इग्नोर करके टाइप देखना चाहिए। तो आंसर 0.008 ऐसा ही कंसिडर करूंगा मैं, और उसके लिए रिलेटिवली इनइलास्टिक बुलाऊंगा। समझ गए? फॉर डिसाइडिंग द टाइप वी नेवर लुक एट द साइन, because we know that demand is always having inverse relationship with price, and therefore elasticity value will always be negative. ठीक है? और एक क्वेश्चन ट्राई करते ताकि थोड़ा हिले हुए कॉन्फिडेंस के साथ आप घर नहीं जाओगे। ठीक है? एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और एक होमवर्क भी दूं क्या आपको? ठीक है? इफ डिमांड फंक्शन इज q is equal to 1 lakh minus 5p cube, where p is equal to 20, find ep. Find ep. First you try this, then I will solve it. कितना?
चलिए, जम रहा है क्या? कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए। मैं आपको और 1 मिनट दे रहा हूँ, बस इज्जत से ट्राई करना है आपको, अच्छे से। -1.99, वही -2। आगे, -2। क्या नाम है आपका? ओम। भाई आपका रॉन्ग है फिर तो। खुशी ने। आगे, पीछे। 1.224 नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो रहा है तुम्हारा तो। एक क्लास, एक क्वेश्चन और अलग अलग आंसर। तुम्हारा कितना है? कुछ तो आया रहेगा। 0.00 समथिंग आ रहा है। ठीक है। हाँ, चलिए आंसर साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आई टोल्ड यू कि पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, तो फॉर्मूला इज, बोलिए, P1 अपॉन Q1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। ठीक है। अब आपके पास क्या रेडी है इसमें से? P1 बराबर Q1 निकालना है आपको। Q1 निकालने के लिए आप क्या करोगे? वो जो क्वांटिटी का फंक्शन दिया है उसको यूज करोगे। तो Q इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 5p³ इसमें क्या करना है? P का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, बराबर। तो इसके अंदर क्वांटिटी का आंसर आएगा 1 लाख माइनस 5 × 20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 20 × 20 × 20 कितना होता है? 8000 × 5 कितना होता है? तो 40,000 आ जाएगा इधर। बराबर है कि नहीं? ये सॉल्व बराबर किया क्या मैथ्स के दुश्मनों? परफेक्ट। अब देयरफॉर क्वांटिटी का आंसर 60,000 यूनिट्स आता है। सही है क्या? ओके, नाउ यू गॉट योर क्वांटिटी। मतलब P1 रेडी है, Q1 रेडी है। अब एक ही चीज बची है, dQ/dP। तो dQ/dP इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 5p³। ये सॉल्व यूजिंग डेरिवेटिव करना है। सॉल्व यूजिंग डेरिवेटिव करना है। तो जब आप इसको डेरिवेटिव यूज करके सॉल्व करोगे तो इसमें बोलिए dQ/dP इज इक्वल टू 1 लाख का डेरिवेटिव 0। कितना भी बड़ा नंबर है, कांस्टेंट है, तो वो 0 ही रहेगा। माइनस के जगह माइनस आ गया। क्यूब का 3 इंटू 5 की जगह 5 इंटू p⁻³ -1 which is nothing but -15p का स्क्वायर, all of you, and which is nothing but -15 into 20 का स्क्वायर ना। 20 था ना p का वैल्यू? यस, तो इसका आंसर -6000 आता है। dQ/dP का वैल्यू कितना आया? -6000। तो आप आपका फॉर्मूला जानते हो। इस फॉर्मूले में बोली डाउट है? पता नहीं, अभी सॉल्व कर रहे हैं, देखते ना। P1 कितना है? 20 डिवाइड बाय Q1 कितना है? 60,000 इंटू dQ/dP का वैल्यू आया -6000। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर
कितना आता है -1.999, मतलब दैट इज लेट अस से -2 -2 डायरेक्ट 2 ही आएगा। 1.99 कहाँ से आया रे? 6000 इंटू 20 करो डिवाइड बाई 60,000 करो, 2 ही आएगा। -2 आंसर आता है, -2 आंसर आता है। आया, समझा, मजा आया? सॉल्व करोगे ऐसा एक और? एक होमवर्क के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, but this is your homework. If demand function is Q is equal to 1 lakh minus 10p, 1 lakh minus 10p, where p is equal to 500 rupees, find EP. p is equal to 500 rupees, find the value of EP. कर लोगे? होमवर्क है ये आपका, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करना है आपको, पक्के से सॉल्व करना है, ठीक है? हम लोग इसका आंसर जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।